Very good morning, dear students. Welcome back to Sisdeva's chemistry classes. लास्ट टाइम हम अल्कोहल और फिनोल के थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कहा था कि अल्कोहल मॉलिक्यूल पूरा का पूरा जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो उसका जो फर्स्ट रिएक्शन था वो लास्ट वीडियो में कवर हुआ था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। चूँकि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमने प्राइमरी अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करके दिखाई थी डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, और साथ में हमने हीटेड एल्यूमिना ऑक्साइड के साथ भी। जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है कि ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, यानी जो कल आपके पास वीडियो आई थी। तो ये जो टाइप थर्ड के रिएक्शंस हैं उसमें सेकेंड रिएक्शन है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन में क्या होता है। ये समझ लीजिए कि C है, H है, H है, H है, O है, H है, ये अल्कोहल हो गया। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, आपको नहीं पता PCC, ये मैं अभी आपको अगले पेज पे बताता हूँ, के साथ करते हैं, तो ये O और H के बीच में जो बॉन्ड है ब्रेक कर जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो भी ब्रेक कर जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल गया जैसे एक तरह से, और चूँकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हो रहा है तो एक तरह से H2O वाटर बन के बाहर निकल गया। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर शिफ्ट कर गया, एक इधर शिफ्ट कर गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। इसका मतलब कि हम ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कोहल की तो कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा। कार्बोनिल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। चूँकि इसमें से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ब्रेक करके बाहर जा रहे हैं तो इनको डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम वन बाय वन ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल की और टर्शियरी अल्कोहल की करेंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पे आ जाते हैं। इसमें मैंने ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? न्यूट्रल, एसिडिक, एल्कलाइन, KMnO4 हो सकता है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हो सकता है, डिल्यूट नाइट्रिक एसिड हो सकता है। तो इनसे जो है हमें पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है, लेकिन ये जो कि जिनको मैंने रेडिंग से मार्क करा है, अंडरलाइन करा है, मतलब ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये एल्डिहाइड को इस स्टेज पे नहीं मिलने देते, रादर एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है। एक ऑक्सीजन इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तो एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो मैंने रिएक्शन लिया है प्राइमरी अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल लिया है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो, जैसे कि मैंने यहाँ से वाटर बाहर निकाला था, यहाँ से तो वैसे H2 ही निकलता है। ठीक है, तो चलिए हम ये H2O निकाल लेते हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम फॉर योर सेटिस्फेक्शन CH3CHO, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग CH3CHO, CH3CHO बन गया ना, वाटर हमने बाहर निकाल दिया। इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको एसिटिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मिल जाएगा। ये प्राइमरी अल्कोहल के लिए होता है। लेकिन ये हमारे हाथ में है, हम अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लें तो रिएक्शन जो है एल्डिहाइड के स्टेज पे रुक जाएगा, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन की स्टेज पे रुक जाएगा। तो टर्शियरी अल्कोहल की डायरेक्ट ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो भी मैं डिस्कस करूँगा
कि टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन जो है वो कैसे करनी है। तो हमारे पास है कि अगर आप एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होना देना नहीं चाहते, अगर आप इस एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने देना नहीं चाहते, तो उस केस में रिएक्शन को रोका जा सकता है अगर हम कॉलिन्स रेजेंट यूज़ कर लें। ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन है एनहाइड्रस मीडियम में। कॉरिज रेजेंट या पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम पी क्लोरो सी क्रोमेट सी पीसीसी, ये भी क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे पिरिडीनियम क्लोराइड है, यानी पिरिडीनियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। सी जो है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट है, पीडीसी, C5H5NH ट्वाइस Cr2O7 पिरिडीनियम डाइक्रोमेट पीडीसी के साथ लिखते हैं। ये जो A, B और C हैं, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं वो उनकी प्रेजेंस में अल्कोहल सिर्फ एल्डिहाइड स्टेज तक जाता है, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। इवन कि आप देखिए कि ये आपके पास एक डबल बॉन्ड वाला अल्कोहल है, तो अगर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे ना, ये नीचे CH2Cl2 सब में लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि ये कॉलिन रेजेंट, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पिरिडीनियम, PCC, ये सारे एक्वस मीडियम में नहीं बल्कि एनहाइड्रस मीडियम में काम करते हैं। तो ये जो है इवन के डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, मतलब ये इतना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये जो PCC और PDC होता है। बस ये जो अल्कोहल है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से आपकी ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल की हो गई। और नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। बट आई एम वेरी श्योर कि आपको प्राइमरी अल्कोहल में दो चीज़ें मैं फिर से बताऊंगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर सकते हो, न्यूट्रल एसिडिक या एल्कलाइन KMnO4 यूज़ कर सकते हो, या नाइट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हो डिल्यूट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में ना कन्वर्ट हो तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉलिन्स रेजेंट, कॉरिज रेजेंट, PDC, PCC, PDC, कॉलिन रेजेंट ये यूज़ कर सकते हैं। जॉन्स रेजेंट ये कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको बताएंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करनी है ना, तो उनमें फिर हम ये नहीं यूज़ करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। हमने यहाँ पे वंस अगेन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया है जो कि सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, और कीटोन जो है एसीटोन है यहाँ पे, और इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, फर्दर ऑक्सीडेशन में लेकिन ये है कि जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा उसमें एक कार्बन कम होगा इस कीटोन के कंपैरेटिवली, तो एक जो है ये क्लीव कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे भी बन जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, तो अगर आप रिएक्शन को कीटोन की स्टेज पे रोकना चाहते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल में आप कॉलिन्स रेजेंट यूज़ कर लीजिए। ठीक है, कॉलिन्स रेजेंट यूज़ कर लीजिए, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड्स और पिरिडीन एनहाइड्रस मीडियम में, तो आपको कीटोन मिल जाएगा, रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, यानी कि आगे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो नहीं मिलेगा। आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर बच्चा? ओके, अब टर्शरी अल्कोहल के बारे में पढ़ लेते हैं, ऑक्सीडेशन टर्शरी अल्कोहल की। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही यूज़ करना पड़ेगा। पहले ये देख लीजिए कि ये टर्शरी बुटाइल अल्कोहल है, क्योंकि कार्बन के साथ तीनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं, तो ये टर्शरी हो गया। ये
टर्शरी हो गया और एक OH लगा हुआ है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको उनकी इंट्रोडक्शन पहले दे दी। आप एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर सकते हैं। वाटर एलिमिनेट होगा और आपको मिल जाएगा आइसोब्यूटिलीन। इसकी ऑक्सीडेशन होने के बाद आपको मिल जाएगा कीटोन। इस कीटोन का नाम है एसीटोन। तो ये मैंने देखिए क्लीवेज दिखाई हुई है। ये जो CH2 है इसकी ऑक्सीडेशन होके ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, मतलब कीटोन भी और कार्बोक्सिलिक एसिड भी। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। और इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है क्योंकि ये स्टेबल नहीं रहता। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाता है। आई एम वेरी श्योर कि आपको ऑक्सीडेशन जो है वो पार्ट जो है क्लियर अच्छे से हो गया होगा। टाइप थर्ड में कौन कौन सी 3 टाइप्स थी? पहली टाइप थी जिसमें H+ O और H के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटता है और H+ रिलीज होता है। दूसरा था कार्बन और O के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटता है, OH रिलीज होता है। तीसरा था जिसमें पूरे अल्कोहल मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें मैंने आपको इस कैटेगरी में जो पहला रिएक्शन कराया था डिहाइड्रेशन कराया था थर्ड कैटेगरी में, और दूसरा रिएक्शन ऑक्सीडेशन करवाया। अब तीसरा रिएक्शन जिसमें के पूरे अल्कोहल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वो बहुत ही आसान है। दैट इज़ कॉपर का, हीटेड कॉपर का अल्कोहल वेपर्स के ऊपर असर क्या होता है। प्राइमरी अल्कोहल को जब कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करोगे आपको एल्डिहाइड मिलेगा। इस रिएक्शन का ये बेनिफिट है कि आपको आगे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता। अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो आप ये रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं। इस रिएक्शन को डीहाइड्रोजनेशन कहा है क्योंकि किसकी एलिमिनेशन हो रही है इसमें से? हाइड्रोजन की। लीजिए मैं ये हाइड्रोजन कहता हूँ कि बाहर निकल गया। अब ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है तो CH3CHO रीअरेंजमेंट हो गया, हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है। ये था प्राइमरी अल्कोहल के लिए। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए भी ऐसा ही है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करो तो हाइड्रोजन की एलिमिनेशन हो जाएगी, H2 बाहर निकल गया। तो ये भी कौन सा रिएक्शन हो गया? डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो गया। तो इसका और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा तो आपके पास कीटोन आ जाएगा। आगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी अगर आपने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने हैं तो बेटर मेथड है कि आप कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर पे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को हीट कीजिए। 573 केल्विन टेम्परेचर पे प्राइमरी अल्कोहल से हमेशा एल्डिहाइड मिलेगा, डीहाइड्रोजनेशन होगी, हाइड्रोजन रिलीज होगा। सेकेंडरी अल्कोहल से हमेशा कीटोन मिलेगा, डीहाइड्रोजनेशन होगी। लेकिन जो टर्शरी अल्कोहल है इसमें बच्चा डीहाइड्रोजनेशन नहीं होती, डीहाइड्रेशन, एलिमिनेशन ऑफ वाटर एलिमिनेट होगा। तो एक H यहाँ से ले लेते हैं, एक OH यहाँ से ले लेते हैं। H यहाँ से लेंगे, OH यहाँ से लेंगे तो वाटर निकल जाएगा। तो H अपना बॉन्ड जो पीछे छोड़ गया था वो ये इधर शिफ्ट कर जाएगा तो आइसोब्यूटिलीन हो जाएगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। CH3 CH2H, CH3 की जगह मैंने इसको क्या कर दिया? CH2H कर दिया। ये मेरे पास OH है, ये मेरे पास CH है। तो मैंने इसे कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पे हीट किया, ठीक है। यू अंडरस्टैंडिंग ना? ओके, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग तो ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट कर गया। जब ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करेगा
तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है नहीं, CH3 CH3 C C डबल बॉन्ड CH2 CH2, कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ CH3 लगा है, ये CH3 लगा है, तो ये और ये सेम है। ये मैंने आपको करके बता दिया कि ये रिएक्शन कैसे होता है। ये थे रिएक्शन, 3 तरह के रिएक्शंस जो हैं वो हमने कर लिए। चौथी तरह के रिएक्शन ऑफ टाइप 4 जो हैं वो फिनोल्स के रिएक्शन हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास हैलोजनेशन है, सल्फोनेशन है और नाइट्रेशन है, फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन है। इसके अलावा हमने एक डाई बनानी है, फिनोल्फथलीन बनाना है। 7-8 तरह के रिएक्शंस हैं इसमें, लेकिन हम ट्राई करेंगे आज हैलोजनेशन को कंप्लीट कर लें। रिएक्शन ऑफ टाइप 4 में जो फिनोल के रिएक्शन हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो इसमें सबसे पहले हम हैलोजनेशन को पढ़ेंगे। हैलोजनेशन में भी ऐसा है कि ये हैलोजनेशन 2 मेथड से की जा सकती है, एक एक्वस मीडियम में और एक नॉन एक्वस मीडियम में, या लेस पोलर सॉल्वेंट में लो टेम्परेचर पे। तो दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों में हैलोजनेशन हो रही है, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। दोनों केसेस में फिनोल में ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन हो रही है वहाँ पे आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं। फिनोल वाला जो अल्कोहल है उसको नंबर 1 दे दिया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4, ये 5, ये 6। तो यू गेट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, इसके वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं, साथ में 3 HBr मिल जाते हैं। चलो, ये तो एक बात हो गई। लेकिन अगर आप हैलोजनेशन को नॉन पोलर, बिल्कुल नॉन पोलर या लेस पोलर सॉल्वेंट, अब जैसे CH2 है, ये नॉन पोलर है, ठीक है, क्योंकि कार्बन के साथ दोनों एक जैसे एटम्स लगे हुए हैं और कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, इसका डायपोल मोमेंट भी 0 है, तो ये नॉन पोलर है। ये +1 स्टैंडर्ड में हम बताते हैं, नहीं पता तो मैंने दोबारा से बता दिया। तो फिनोल की ब्रोमिनेशन अगर CH2 की प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पे करेंगे तो पैराब्रोमोफिनोल और ऑर्थोब्रोमोफिनोल हमें मिल जाएगा। पैराब्रोमोफिनोल जो है मेजर है, 80 to 85% है, और ऑर्थोब्रोमोफिनोल जो है ये माइनर प्रोडक्ट है। इसके माइनर यानी कि कम, माइनर मतलब ये नहीं कि इसकी उम्र 18 साल से कम है, माइनर का मतलब है कि इसकी परसेंटेज पैराब्रोमोफिनोल के कंपैरेटिवली कम आती है। स्टीरिक हिंड्रेंस रीज़न हो सकता है कि ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिकली रिपेल करें, क्योंकि हैलोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मे भी रिपल्शन हो सकती है। तो उसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है ऑर्थोब्रोमोफिनोल वो कम परसेंटेज में मिला है, और बाकी 80 to 85% जो है वो पैराब्रोमोफिनोल मिला है। तो कारण बताना है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि वाटर की प्रेजेंस में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल मिल रहा है और CH2 की प्रेजेंस में मोनोब्रोमोफिनोल मिल रहा है। मोनो मतलब एक ही ब्रोमो लगा हुआ है, तो ऐसा क्यों है? हमने बताना है कि वाटर की प्रेजेंस में वाटर जो है हाइड्रोजन को जल्दी डिसोशिएट कर देता है और यहाँ पे फिनोक्साइड आयन बन जाता है। तो जो फिनोक्साइड आयन है वो अपना नेगेटिव चार्ज बेंजीन को डोनेट कर देता है। जब बेंजीन को डोनेट करता है तो बेंजीन की रिंग हाईली एक्टिवेट हो जाती है, तो वहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इस ब्रोमीन के अटैक करने के जो चांसेस हैं वो
बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। तो जो ब्रोमीन यानी कि Br+ इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा, दो ऑर्थो पोजीशन है, एक पैरा पोजीशन होती है, तीनों पे अटैक कर देता है, तो आपको ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है। लेकिन ये जो CS2 है वो हाइड्रोजन को डिसोशिएट तो करता है, OH वाला बॉन्ड ब्रेक तो करता है, लेकिन कर नहीं पाता इतनी इफ़ेक्टिवली जितनी इफ़ेक्टिवली वाटर करता है। तो इसलिए Br+ को सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे अटैक करने का चांस तो मिलता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जैसे कि वाटर वाले केस में बहुत ज़्यादा पूरी बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर दिया था, तो CS2 जो है पूरी बेंजीन रिंग को इस तरह से एक्टिवेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे CS2 की प्रेजेंस में और लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही हो गया ना, 273 केल्विन अप्रॉक्सीमेटली, तो लो टेम्परेचर पे आपको मोनोब्रोमोफिनोल मिलता है, और लेकिन वाटर की प्रेजेंस में करते हो तो आपको ट्राई ब्रोमोफिनोल मिलता है, जो कि वाइट कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है। ये था आपका फर्स्ट रिएक्शन ऑफ टाइप 4 हैलोजिनेशन। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फोनेशन। दिस इज वंस अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। सल्फोनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैंने क्या किया है कि बच्चों को थोड़ा जल्दी याद हो जाए, यहाँ पे फिनोल ले लिया है। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को लो हाई टेम्परेचर पे लेते हो तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, क्योंकि ऑर्थो पे स्टीरिक हिंड्रेंस है, जैसे कि पीछे आपको बताया। आपको पैरा या 4-फिनोल सल्फोनिक एसिड मेजर प्रोडक्ट मिल जाता है। इसका नॉमेनक्लेचर का वीडियो रेफर कीजिए कि इसका नाम 4-फिनोल सल्फोनिक एसिड क्यों है। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, H, ठीक है, OH, SO3H। तो यहाँ पे जो H होता है वो OH के साथ कंबाइन करके वाटर बना देता है। वाटर इज आउट, उसकी जगह पे क्या लग जाता है, SO3H। लेकिन अगर आप इसी फिनोल को लो टेम्परेचर पे, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लेते हो तो आपको ऑर्थोसल्फोनिक एसिड मिलता है। ये माइनर प्रोडक्ट है, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसे यहाँ पे मिला था। तो आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं फिनोल की सल्फोनिक एसिड, फिनोल की सल्फोनेशन करने से। तो सल्फोनिक एसिड पैरा पोजीशन पे लगता है जब आप फिनोल को हाई टेम्परेचर पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हो। लेकिन अगर आप फिनोल को लो टेम्परेचर पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट नहीं, मतलब कि ये एक तरह से तो ठंडा ही है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे लेते हो या 15 डिग्री सेल्सियस पे या 20 डिग्री सेल्सियस पे लेते हो तो आपको ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन उसकी परसेंटेज कम होती है। साथ में वाटर का तरीका वही है कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो SO3H ग्रुप है वो यहाँ पे लग जाता है, उसका जो OH है वो H के साथ कंबाइन करके वाटर बन के बाहर निकल जाता है। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर ये जो माइनर प्रोडक्ट है जो कि आपको 288 केल्विन पे मिला था, अगर आप माइनर प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसे 373 केल्विन टेम्परेचर पे हीट कर दो। 373 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करने पे जो आपका ये माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है, ये भी मेजर प्रोडक्ट में यानी कि 4-फिनोल सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लो टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड है,
ठीक है, उसे काइनेटिक कंट्रोल करती है। और जो हाई टेम्परेचर पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है, यानी उसे थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली करा जाता है। ठीक है, वो यहाँ थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स को फॉलो करती है। गॉट इट? तो ये थे आपके हेलोजनेशन और so far as सल्फोनेशन इज कंसर्न्ड। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन जो है एक लंबा टॉपिक है, मैं आपको करवाता हूँ। एक बार ये डिल्यूट के साथ किया जाएगा, एक बार कॉन्सेंट्रेटेड के साथ किया जाएगा। तो पहले डिल्यूट के साथ करते हैं। डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ लो टेम्परेचर पे वंस अगेन मैं आपको बता दूं, ये OH है, ये NO2 है। ठीक है, सपोज ये H है, ये H और OH कंबाइन करके हमें क्या दे देंगे? वाटर। इनको इसके साथ बैलेंस नहीं करना। जहाँ पे मिक्सचर मिल जाता है ना, उसको पेरेंट रिएक्टेंट के साथ बैलेंस नहीं करना आपने। OH और H कंबाइन करके वाटर बना देते हैं। नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मिल जाता है। अब पहली बार जो नाइट्रोफिनोल है ये मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे OH के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं नीचे दिखाता हूँ। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये बहुत स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है एक मेजर प्रोडक्ट है और पैरानाइट्रोफिनोल जो है एक माइनर प्रोडक्ट है। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की मैंने, इंटरा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की। नोट भी लिखा हुआ मैंने कि 2-नाइट्रोफिनोल इसलिए मेजर है क्योंकि इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। +1 स्टैंडर्ड में केमिकल बॉन्डिंग में एक क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, हाउ विल यू सेपरेट ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल बाय स्टीम डिस्टिलेशन। यहाँ पे फिनोल आ जाएगा। हाउ विल यू सेपरेट ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, वहां पे एक्चुअली इतना क्लियरली नहीं लिखा गया था, तो बच्चे नोट्स में गलतियां करते हैं नॉर्मली। जब नोट्स में गलतियां करोगे तो फिर लर्निंग भी गलत करोगे। लर्निंग गलत होगी तो पेपर में भी गलत करोगे। तो आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस, मैं कोई चांस इसमें नहीं लेना चाहता। ठीक है, तो हाउ विल यू सेपरेट ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल को स्टीम डिस्टिलेशन से कैसे अलग करना है, पहले आप इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट समझ लीजिए। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ले लेते हैं, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, ये बेंजीन है, उसके साथ OH लगा हुआ है और ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लगा है। OH का H जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और नाइट्रो का जो O नेगेटिव है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। विद इन अ मॉलिक्यूल जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन नहीं कर रहा। सो फॉर एज पैरानाइट्रोफिनोल इज कंसर्न्ड, ये पैरा पोजीशन पे OH और नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप का जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है अगले पैरानाइट्रोफिनोल के पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि इनके बीच में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो पैरानाइट्रोफिनोल के केस में कौन सी बॉन्डिंग है? इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरानाइट्रोफिनोल के केस में इंटर
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कौन से केस में होती है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के केस में होती है। अब आप इन दोनों पिक्चर्स को देखिए। दोनों पिक्चर्स को जब आप देखेंगे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का साइज जो है वो कंट्रैक्ट कर गया। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का साइज कंट्रैक्ट कर गया, सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया। पैरानाइट्रोफिनोल एक लंबी चेन देगा, यहाँ पे मैंने डॉट्स बनाए हैं, यानी कि बॉन्डिंग आगे कंटिन्यू होगी। जब सरफेस एरिया लार्जर होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी लार्जर होता है। इसका मतलब पैरानाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। तो किसको वॉलेटाइल जल्दी कर सकते हैं, या कौन सा मॉलिक्यूल ऑर्थो और पैरा में से ज़्यादा वॉलेटलाइज्ड होगा? डेफिनेटली ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, बिकॉज इट हैज़ गॉट इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट इज़ वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये प्रोडक्ट मेजर है, और पैरानाइट्रोफिनोल जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये मॉलिक्यूल माइनर है। पर पैरानाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो ये था डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं। पर यहाँ पे आपने देखा डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के केस में जो इनकी जो यील्ड मिलती है ना वो बहुत ही कम मिलती है। जैसे ये 4 नाइट्रोफिनोल है या 2 नाइट्रोफिनोल है, इनकी परसेंटेज जो मिलती है ना, प्रोडक्ट मिलता है ना जो रिएक्टेंट के कंपैरेटिवली बहुत कम मिलता है। तो अगर आप इसकी यील्ड को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? एक और भी तरीका है, मैंने इसका क्वेश्चन बना दिया है। फिनोल को पहले नाइट्रस एसिड 280 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करो। नाइट्रस एसिड को लैब में एज सच बॉटल में नहीं रखा जाता, नहीं तो वो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो रादर क्या करते हैं, लैब में टेस्ट ट्यूब लेके उसमें सोडियम नाइट्राइट और HCl डाल देते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 0 to 10 डिग्री सेल्सियस 0 to 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेते हैं। तो उसमें नाइट्रस एसिड डालने के बाद फिनोल डाल लेते हैं, तो आपको 4 नाइट्रोसोफिनोल मिलेगा जो कि 90% है। ये N डबल बॉन्ड O है, ये नाइट्रोफिनोल नहीं है, ये नाइट्रोसोफिनोल है। अब आप इसको डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कीजिए। तो डिल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा, NO जो है NO2 बन जाएगा। तो आपको इसमें बहुत ही गुड यील्ड जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि जो पिछला मेथड था उसमें जो यील्ड मिल रही थी वो आपकी अच्छी नहीं थी, आपकी नहीं, नाइट्रोफिनोल की यील्ड अच्छी नहीं थी। अब सिर्फ रह गया कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रेशन जो है वो कैसे करनी है। हाँ जी, तो अब हम नाइट्रेशन फिनोल की डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो कर चुके हैं, तो अब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे। फिनोल को नाइट्रेशन हमेशा किसकी प्रेजेंस में की जाती है? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो OH से नंबरिंग शुरू करनी है, तो 2nd, 4th और 6th पे नाइट्रो है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है, इसे पिक्रिक एसिड कहते हैं। इसकी भी यील्ड बड़ी पुअर है। तो इसकी यील्ड को कैसे इंक्रीज़ करना है? तो इसकी यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए फिनोल की पहले सल्फोनेशन कर देनी है। तो हमें मिक्सचर मिल जाएगा ऑर्थो या 2 फिनोल सल्फोनिक एसिड एंड 4 फिनोल सल्फोनिक एसिड। मैंने आपको इसका नॉमेनक्लेचर वीडियो नंबर 2 में बताया हुआ है। जब ये सल्फोनेशन हो जाएगी, अब आप इसकी नाइट्रेशन करें तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो निकल जाएगा। जब सल्फोनिक एसिड ग्रुप निकल जाएगा और उसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा तो इसे कहते हैं डीसल्फोनेशन। डीसल्फोनेशन का मतलब सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग गया, निकल गया और उसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप लग गया, तो ये नाइट्रो ग्रुप मिल गया। तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे लग गया। ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है। जो पिछला मैंने आपको कराया था
थर्ड का 1 पार्ट नाइट्रेशन में वो डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ था। तो आपको यहाँ पे जो पिक्रिक एसिड मिलेगा इसके कंपैरिजन में ये तो सिर्फ 35 to 40% होता है, यहाँ पे इसकी यील्ड जो है 90% है। यू कैन इमेजिन कि हाउ ईजीली वी कैन इंक्रीज द यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड। तो आज के लिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जो टाइप 4 के, वो यहाँ तक ही कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक ही करते हैं। अगले जो रिएक्शंस होंगे वो हम कल की वीडियो में डालेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस हैं इनके, तो एक एक करके हम करते जाएंगे। आई एम वेरी श्योर कि आपने जितना भी काम आप आज करा वो आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। आप मुझे फीडबैक अपना व्हाट्सएप पे या कॉल बैक करके दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मत कीजिए। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बट यू कीप ऑन व्हाट्सएपिंग टू मी। तो अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो इतने सारे बच्चे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं किस किस का व्हाट्सएप चेक करूँगा। कॉल कीजिए, ठीक है? फाइन, थैंक यू, वी कॉल इट अ डे, लव यू ऑल।